नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण के डर से अमेरिकी बाजारों में दबाव। हालांकि कमोडिटी कीमतों में स्थिरता से यूरोपियन मार्केट्स 21 महीने की ऊंचाई पर। एशिया की अच्छी शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव। भारतीय एयरटेल को फिर लगा जियो का झटका, मुनाफा 26% गिरा, मार्जिन्स पर भी दबाव। इंटरग्लोब एविएशन के भी कमजोर नतीजे, 27% पैसेंजर ग्रोथ के बावजूद मुनाफा घटा। हीरो मोटोकॉर्प और जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आज। हीरो मोटो का मुनाफा 11% गिरने की आशंका, लेकिन 22% बढ़ सकता है जी एंटरटेनमेंट का मुनाफा। एनपीए से निपटने के लिए आरबीआई की पहल शुरू। आईडीबीआई बैंक पर नए ब्रांच खोलने और डिविडेंड जारी करने पर लगाई रोक। और इस साल औसत से ज्यादा बारिश होने के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अप्रैल के अनुमान के मुकाबले मॉनसून के हालात बेहतर। और बुधवार की सुबह आज बुध पूर्णिमा है। बुद्ध जयंती के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अपफ्रंट इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ध्यान रखें, आज करेंसी मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स बंद हैं और साथ साथ आज एक क्लियरिंग हॉलिडे भी होगी। जहां तक बाजारों की बात है, एक और इंपॉर्टेंट दिन है इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से, क्योंकि कई सारे बड़े दिग्गजों के रिजल्ट्स पे या तो हमें रिएक्ट करना है या उनका वेट करना है। भारतीय एयरटेल और इंटरग्लोब एविएशन के कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए। आज हीरो मोटोकॉर्प और जी एंटरटेनमेंट जैसे दिग्गजों के रिजल्ट्स आने हैं, तो एक्शन पैक्ड रहेगी आपकी स्क्रीन। और इनके अलावा कई सारी मिड कैप कंपनीज अपने नतीजे घोषित करेंगी। जहां तक ग्लोबल पिक्चर की बात है, अमेरिकन मार्केट्स कल डाउ और एस&पी ठंडा कामकाज कर रहे थे, कुछ प्रेशर में आए थे। नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर साहब के स्टेटमेंट्स को लेकर इश्यूज था, इस पर डिटेल में आगे बातचीत होगी। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि बुधवार की सुबह कुछ बेहतर शुरुआत होने वाली है। एटलीस्ट हरे निशान के साथ शुरुआत होगी, लेकिन वही वो कंसोलिडेशन के इंडिकेशन है जो हम पिछले कुछ दिनों से भारतीय बाजारों में अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रेटा अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज फिर से खरीदारी करने के मौके होंगे। और अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट विवेक गुप्ता साहब से भी करेंगे बातचीत। लेकिन पहले ग्लोबल क्यूज इंपॉर्टेंट है और ये अमेरिकन मार्केट परसों तक तो ठंडा कामकाज कर रहे थे, कल कुछ हल्का प्रेशर आया ऊपरी स्तरों से। क्या वजह है? सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर और मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। थोड़ा सा प्रेशर अमेरिकन मार्केट्स में। जी हाँ आशीष, प्रेशर इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक बार फिर ऐसा बयान आया जिसकी वजह से थोड़ा सा दबाव बना है। वहाँ के जो एम्बेसडर हैं ब्रिटेन में, उन्होंने कहा है कि जो 6वां परमाणु परीक्षण है उसके लिए बिल्कुल तैयार है नॉर्थ कोरिया और करेगा, उसके अंदर कोई डर नहीं है। इस बयान के बाद अमेरिकी बाजारों में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, तो इसलिए डाउ वो कमज़ोर होकर बंद हुए। और हालांकि यूएस के अलावा जो यूरोपियन मार्केट तो दोपहर उस बयान के आसपास से बंद हो चुके थे, तो वहाँ पे आपको तेज़ी दिखेगी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये एक बार फिर से उस तनाव को बढ़ा रहा है। और ट्रंप लगातार कह चुके हैं कि अगर इसमें हमारा कोई साथ नहीं देगा तब भी मैं कोरिया के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो शायद एक बार फिर से वो बयानों का दौर चले जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहेंगे। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। कच्चे तेल में कल थोड़ा सा फ्लैटिश माहौल देखने को मिला। कुछ मजबूती के संकेत मिल रहे क्योंकि कई सारे हेज फंड्स की जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें ये लोग कह रहे हैं कि अब चूंकि सऊदी अरब थोड़ा सा गियर अप इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके आईपीओ का समय और नज़दीक आता जा रहा है, टाई अप बढ़ रहे हैं, तो शायद क्रूड में आपको थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिले, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी की गुंजाइश वहाँ पे नहीं है। कच्चे तेल के अलावा जो गोल्ड है, सोना, उसमें अचानक से तेज़ी आई क्योंकि ये बयान आया उत्तर कोरिया वाला, तो वहाँ पे थोड़ी सी $8-10 की तेज़ी बनती हुई दिखी। लेकिन ओवरऑल मार्केट में आज भी आप कोई बहुत बड़ा क्यों नहीं ले सकते। अगर इस बयान को अमेरिका की तरफ से रिटेलिएट किया जाता है, बहुत सीरियसली लिया जाता है, तो शायद कुछ हो। अदरवाइज कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। घरेलू बाजार में अपने संकेत ज़्यादा काम करेंगे और एफआईआई की खरीदारी तो कल देखने को मिली है। जी बिल्कुल। तो नॉर्थ कोरिया के कमेंट्स वे कर रहे थे अमेरिकन मार्केट्स में, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उन मार्केट्स में भी बहुत ज्यादा कोई प्रेशर देखने को नहीं मिला, हल्की कमजोरी के साथ। नैस्डैक तो इनफैक्ट हरे निशान के साथ कल भी अमेरिका में कामकाज कर रहा था। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, एकदम फ्लैट इंडेक्स कामकाज होता हुआ अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्लोजिंग लेवल्स देखिएगा आप, महज 2-3 पॉइंट के आसपास का उछाल के साथ भारतीय बाजारों में क्लोज।
93.16 के लेवल्स पे, और दिन भर वो 25-30 पॉइंट का दायरा था, दिन भर की वो रेंज थी जिसमें कामकाज हुआ है। तो बहुत ही फ्लैटिश और रेंज और स्क्वीज होती हुई कल के सेशन में नजर आई। लेकिन हाँ, इसके एक परत नीचे देखेंगे तो सेक्टोरल चर्निंग थी। सरकारी बैंक्स में दबाव देखने को मिला, ऑयल एंड गैस, आईटी जैसी पॉकेट्स में खरीदारी थी, और इंटरेस्टिंग हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो ब्रॉडर मार्केट्स में मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में तो आधे % का उछाल था, मार्केट ब्रेथ कल भी पॉजिटिव थी। हाँ, एक और अच्छी बात, पिछले कई दिनों की एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली के बाद, जो नीरज भी कह रहे थे, कल खरीदारी का आंकड़ा है, बड़ा नहीं लेकिन पॉजिटिव जरूर है। 300-350 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईएस की बाइंग होती हुई आपकी स्क्रीन्स पर। तो फाइनली एफआईएस की तरफ से बाइंग, शायद वो मिस आउट फीलिंग होगी, पर एक दिन की बाइंग है, देखना होगा ये ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है नहीं। कुछ दिनों तक अब इसे कीनली वॉच आउट करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी खबर आती हुई। ऐसे में सीएनबी सेवास के मार्केट से रिलेटेड अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। इंडेक्स के लिहाज से तो बहुत ही ठंडा कामकाज हो रहा है। क्या निफ्टी में कोई स्ट्रैटेजी बनती है, कॉल बनता है, या फिर निफ्टी के बियॉन्ड में बाकी जो एक्टिव पॉकेट्स हैं उन पे फोकस करूं? निफ्टी में भी थोड़ा रुझान तो बेहतर ही है, क्योंकि देखिए पिछले 8 सेशन में से एक सेशन छोड़ दें तो बाकी सारे सेशन भारतीय बाजार 9,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को बाजार होल्ड कर रहे हैं, और उस लिहाज से ग्लोबल मार्केट्स अगर स्टेबल है तो रुझान पॉजिटिव साइड पर ही ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत तेजी से भाग जाएंगे। लेकिन आज के लिए जो मुझे सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर दिख रहा है बाजारों के लिए, वो कल मॉनसून का जो थोड़ा अनुमान पॉजिटिव साइड पर आया है, वो मुझे लगता है वो बाजार के लिए ज्यादा पॉजिटिव है बजाय एफआईएस के आंकड़े के। एफआईएस के आंकड़े कैश मार्केट में छोटी खरीदारी के तो हैं, लेकिन 1000 करोड़ से ज्यादा के इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स 600 करोड़ के बेचे। तो वायदा कारोबार में एफआईएस ने दमदार बिकवाली की। तो यही वजह कि 9,375 9,400 जो रेंज है ऊपर की, वहां पर जाकर अटकेंगे बाजार, उसे पार करें थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी अच्छे मानसून से अगर बाजारों को ज्यादा जोश आना है तो वहीं से आएगा। तो आज खरीदारी की राय होगी, और 9,250 स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए। हो सकता है 9,300 भी ना टूटे दिन के दौरान ज्यादा, और ऊपरी स्तर पर 9,375 तक के पहले टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी अगर कमजोर शुरुआत हो तो 22,600 के आसपास खरीदना ठीक है, और कमजोर शुरुआत ना हो तो 22,600 का स्टॉप लॉस लगाकर वहां भी तेजी करनी चाहिए। मुझे लगता है 22,800 और उसके बाद 23,000, ये 2 लेवल ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी पर भी बनते। तो पिछले 2 सेशन के मुकाबले में आज थोड़ा सा मूड पॉजिटिव ज्यादा रहना चाहिए। पॉजिटिव होगा मूड। एफआई खरीद से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मॉनसून के आंकड़े, जिसकी बात भी हो रही थी, हेडलाइन में भी मेंशन था, वो बड़ा पॉजिटिव होगा भारतीय बाजारों के लिहाज से। तो अभी भी वो रेंज की बात है, स्टॉप लॉस वही 9250 के आसपास, टारगेट्स वही 9360 9375, जो भारतीय बाजारों के लिए ऑफ लेट वो बड़ा कंजेशन जोन बन गया है, यानी कि उन्हीं सर के आसपास आके मुनाफा वसूली का दबाव हावी हो जाता है। रेंज वही है, उसी रेंज को अभी भी आपको प्ले अप करना होगा, और आज थोड़ा सा पॉजिटिव बायसनेस के साथ, यानी कि हरे निशान के साथ निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बाजार पे एक और एक्सपर्ट विवेक गुप्ता research.com के विवेक गुप्ता साहब जुड़ते हुए। विवेक जी, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे लगता है निफ्टी ओवरऑल बुलिश है, और 9340 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर 9340 का लेवल आज क्रॉस करता है तो इसमें बाइंग करनी चाहिए। 9305 के स्टॉप के साथ ऊपर में 9379 तक का टारगेट रहेगा। तो ये कंडीशनल कॉल है। 9360 9317 के लेवल्स पे कल निफ्टी क्लोज हुआ था। जब वो 9340 के ऊपर जाएगा, यानी कि यहां से 24 पॉइंट के आसपास का उछाल आता है, तो एक बाय ट्रिगर होता है 9379 तक के टारगेट्स के लिए। अच्छा विवेक जी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? स्टॉक्स में मुझे भेल अच्छा लग रहा है। भेल को करंट लेवल्स पे बाई कर सकते हैं। 174 के स्टॉप के साथ ऊपर में 180 का टारगेट रहेगा। दूसरा मेरा कॉल है वो है बीपीसीएल का है। ये एक कंडीशनल कॉल है। अगर 73 के ऊपर जाता है तो 723 के ऊपर जाता है तो 714 के स्टॉप के साथ बाई करना चाहिए, और 733 का टारगेट रहेगा। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढने अगर थोड़ा सा उछाल देखने को मिले, और साथ साथ जो दोनों स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आए हैं, बीएचईएल और बीपीसीएल, दोनों खरीदारी करने के मौके, लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर। लेकिन बाजार के कुछ और एक्सपर्ट्स की कॉल्स भी आपकी स्क्रीन्स पर आएंगी। रजत के बोस की आज की टॉप रिकमेंडेशन है सुजलॉन। खरीदारी करने के मौके ढूंढे। 19.85 का स्टॉप, पहला टारगेट 21 रुपए 70 पैसे का, उसके बाद 22 रुपए 40 पैसे तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग की आज की टॉप रिकमेंडेशन है रिलायंस कैपिटल। खरीदे 665 का स्टॉप 710 के लक्ष्य के लिए।
और आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज का मानना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपको खरीदारी करनी चाहिए। 1327 का स्टॉप होगा यहां पे और 1380 के लक्ष्य के लिए। तो दोनों एक्सपर्ट्स का मानना खरीदारी करें। हाँ, विवेक गुप्ता जी की थोड़ी सी कंडीशनल कॉल है। उनका कहना है कि अगर वो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जाता है 9340 के, तब खरीदारी करें। अदरवाइज अनिल भी मानते हैं बाय साइड की पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। और जितने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आए हैं, पांचों की पांचों कॉल्स बाय रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन चलिए, आज टॉप 5 शेयर्स कौन से हैं, यानी कि वो कौन से शेयर्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे। नीरज बने हुए मेरे साथ। नीरज बताएं। देखिए, सबसे पहले तो अच्छी खबर है, मॉनसून डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जो इस बार का मॉनसून है वो एबव नॉर्मल यानी उम्मीद से बेहतर होगा और औसत से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अल्नीनो का जो खतरा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इससे तमाम सारे फर्टिलाइजर स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स में आज आप तेजी देखेंगे। और उन्होंने अपना जो 18 अप्रैल का अनुमान था बोला उससे बेटर होगा, यानी अपने अनुमान को वो रिवाइज करते दिख रहे हैं। तो ये एक पूरे बाजार के लिए बहुत अच्छी खबर है, खासतौर पर फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। दूसरे जो स्टॉक्स है उसमें ब्रिटानिया, जुबिलेंट फूड, इस टाइप्स के जो वेस्टलाइट डेवलपमेंट है, उसके लिए एक बुरी खबर ये है कि फसाई जो अब फिर से एक बार एक्टिव हो गया। उसने कहा है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनमें फैट कंटेंट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, उनको टैक्स किया जाए, उसमें ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। और इनके विज्ञापनों को, जो बच्चों के चैनल आते हैं, किड्स चैनल, उनमें बिल्कुल रोक लगाई जाए, वहाँ पर ये विज्ञापन न दिखाया जाए। तो जो तमाम सारी ऐसी फास्ट फूड वाली कंपनीज हैं उनके लिए एक बुरी खबर है ये, तो इन स्टॉक्स पे नजर रखना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छी खबर यह है कि इन्होंने जो FII लिमिट है इनके शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दी है 49% तक बढ़ाने के लिए। साथ ही राइट्स इशू के जरिए 6 करोड़ से ज्यादा शेयर जारी करने की भी मंजूरी दे दी। तो ये कोटक बैंक के लिए एक अच्छी खबर है। 2 नतीजे भी आए हैं, एक थायरोकेयर के नतीजे पर नजर रखिए। 2 ही कंपनियां इसमें मेजरली लिस्टेड हैं, उनके नतीजे बहुत बेहतर हैं। और थायरोकेयर के नतीजे देखिए, 36% इनका मुनाफा बढ़ा है और कुल आमदनी में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। यहाँ पे 65 के मुकाबले 87-88 करोड़ का की रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक की है। और GMDC एक माइनिंग कंपनी, देखिए मेटल में लगातार बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और GMDC के भी मुनाफे को अगर आप देखें तो ये 39 के सामने 90 करोड़ का प्रॉफिट, यानी करीब 125% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली। और कुल आमदनी भी 50% के आसपास बढ़ी और मार्जिन में बड़ा इंप्रूवमेंट है, 19 से बढ़ के 28% का मार्जिन है। तो ये सारे स्टॉक्स नजर पर रखिए, इसमें तेजी हो सकती है। तमाम वो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो खबर की वजह से आज एक्टिव रहेंगे, इनको अपने रडार पर रखें। लेकिन इन 5 शेयरों के अलावा आज आईडीबीआई बैंक पर नजर रखिए। आरबीआई ने भारी एनपीए से निपटने के में नाकाम आईडीबीआई बैंक पर सख्ती दिखाई है। आरबीआई ने बैंक के खिलाफ पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन शुरू कर दिया है। पूरी खबर को समझाने के लिए बात करते हैं सीएनबीसी टीवी 18 की एग्जीक्यूटिव एडिटर लता वेंकटेश से। लता, हाय, गुड मॉर्निंग। आईडीबीआई बैंक पर रिजर्व बैंक ने यह एक्शन क्यों शुरू किया है और इसका बैंक पर क्या असर पड़ेगा, ये समझाएं पहले। हर चीज़ जिसका एनपीएज और प्रॉफिट पर असर हो सकता है वो सब पर डिस्कशंस होता है, कितने जल्दी वो लोग रिकवरी करते हैं। तो ऑन अ मंथली बेसिस, वीकली बेसिस एक सुपरवाइजर के साथ उनका एक मीटिंग होता है जहां उन्हें गिव अप करना पड़ता है कि उन्होंने कितना रिकवर किया और कारोबार कैसे चल रहा है। तो ये मीनिंग है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का। आईडीबीआई उस थ्रेशोल्ड 2 में लाया गया है और उनका बिजनेस अभी आरबीआई बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, यही ये एक्शन का मतलब है। और इससे सुधार ही होता है। इसके पहले यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को भी लाया गया था, आईओबी को भी लाया गया था। इससे सुधार होता है बिकॉज द बैंक इज ऑन इट्स बेस्ट बिहेवियर। उन्हें जाके रेगुलरली ये बताना पड़ता है कि रिकवरी कितने किया। इसलिए पूरा बैंकिंग स्टाफ इसी में लगा रहता है कि हम रिकवरी कैसे करें, हम लॉसेस को कैसे कम करें। ये आईडीबीआई के सेहत के लिए अच्छा है। तो चलिए, आईडीबीआई की सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन धक्का लगेगा शायद। स्टॉक आज रडार पर रखना चाहिए आपको, जो आरबीआई ने प्रॉम्प्ट एक्शन की बात करी है उसके चलते। लेकिन इसके अलावा आज भारतीय एयरटेल और इंटरग्लोब एविएशन भी फोकस पर रहेंगे। ध्यान रखें, दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद आए थे और निराशा दोनों ही कंपनीज में हाथ आई है। भारतीय एयरटेल, जियो की फ्री सेवाओं का ये दूसरा क्वार्टर था, तो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था कि फाइनेंशियल्स पे प्रेशर होगा, लेकिन उम्मीद से ज्यादा दबाव देखने को मिला है। आय 6% गिरी है। मुनाफे में हम उम्मीद कर रहे थे 425 करोड़ रुपए का मुनाफा आएगा, 16% गिरकर 373 करोड़ रुपीस का मुनाफा आया है।
हालांकि मार्जिन बेहतर हैं, इसीलिए क्योंकि भारत में जो मार्जिन डिक्लाइन है उम्मीद से कुछ कम है और अफ्रीका में लगातार छठा क्वार्टर है मार्जिन इंप्रूव होने का। लेकिन जियो का इंपैक्ट वो रिजल्ट्स पे ऑब्वियस था और अच्छा खासा दिख भी रहा है। दूसरा स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन, यानी कि वो कंपनी जो इंडिगो एयरलाइंस ऑपरेट करने का काम करती है और यहां पे भी कमजोर परफॉर्मेंस है, कमजोर उम्मीद से कहीं ज्यादा। 27% साल दर साल पैसेंजर ग्रोथ हुई, उसके बावजूद आय में सिर्फ 18% का उछाल, और ये उछाल कम इसीलिए हुआ है क्योंकि यील्ड्स पर इंपैक्ट है। इस कंपनी की जो यील्ड्स हैं उस पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, हाई फ्यूल कॉस्ट का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और इसीलिए नतीजे जो है Q4 के दबाव में आपको नजर आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कच्चा तेल जो ठंडा पड़ा, ये जो रिजल्ट्स हैं ये हिस्ट्री हो गई, बैकडेटेड अर्निंग्स हैं। अभी कच्चा तेल ठंडा पड़ा हुआ है तो पता नहीं स्टॉक पे कितना प्रेशर आएगा, क्योंकि अभी तो हालात एनवायरमेंट जो है, मैक्रो एनवायरमेंट इन कंपनीज के लिए इंप्रूव हो रहा है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि आज आने वाले 2 दिग्गज रिजल्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प और जी एंटरटेनमेंट, क्या एक्सपेक्टेड है और साथ ही कमोडिटी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजी क्या होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज भी रिजल्ट्स के लिए आज से एक इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। पहले तो निफ्टी की 2 दिग्गज कंपनीज हीरो मोटोकॉर्प और साथ साथ जी एंटरटेनमेंट अपने तिमाही रिजल्ट्स पेश करेंगे। क्या एक्सपेक्टेड है, कैसे हो सकते हैं ये नंबर्स, बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी सोनम मेहता मेरे साथ जुड़ती हुई। सोनम, पहले तो हीरो मोटोकॉर्प और इनफैक्ट आप दोनों कंपनीज क्या एक्सपेक्टेड है बताएं। शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प के साथ ही कमजोर आंकड़ों की उम्मीद है क्योंकि वॉल्यूम्स कमजोर रहे हैं, साल दर साल 6% की गिरावट आई है, लेकिन खास नजर मार्जिन पर रहने वाली आशीष, जहां पर BS3 इन्वेंट्री को खत्म करने के लिए कंपनी ने काफी ज्यादा डिस्काउंट्स दिए थे और इस डिस्काउंट्स का असर मार्जिन पर इस बार पड़ने वाला है। साथ ही कुछ एनालिस्ट का मानना है कि एक वन टाइम इंपैक्ट या फिर वन टाइम घाटा आ सकता है कंपनी के नंबर्स में इस BS3 इन्वेंट्री जो कंपनी बेच नहीं पाई है उसका एक प्रोविजन करने के लिए। सो ओवरऑल कमजोर आंकड़ों की उम्मीद है हीरो मोटोकॉर्प से। वही जी एंटरटेनमेंट से स्टेबल आंकड़ों की उम्मीद है। इंटरनेशनल रेवेन्यूज कमजोर रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू थोड़ा सा कमजोर रहा है और साथ ही सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज में भी 6% की गिरावट का अनुमान है। कंपनी ने अपने स्पोर्ट्स कारोबार को बेच दिया था फरवरी महीने में, तो उसके कारण एक वन टाइम गेन आ सकता है या फिर एक्सेप्शनल गेन आ सकता है और इसके कारण मुनाफे को थोड़ी सी मदद मिलती हुई दिखाई देगी। ओके, हीरो मोटोकॉर्प और जी के अलावा कैपिटल फर्ट, सीमेंस, दालमिया भारत, कैप्लिन पॉइंट, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, फीनिक्स मिल्स, ये वो तमाम कंपनीज हैं जो आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली है। ये आपकी स्क्रीन पे वो स्टॉक्स आते हुए। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स में कमाई कैसे होगी, कार्वी कॉम्ट्रेड के रविशंकर पांडे साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आज की स्ट्रैटेजीज। जी गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड में जिस हिसाब से यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक के एक्सपेक्टेशन बना है तो उसका सीधा असर गोल्ड प्राइसेस पड़ने वाला है, तो दबाव बनाए रख सकता है आज के लिए, तो सेल करके चलना बेटर रहेगा। MCX गोल्ड 28,080 के लेवल से सेल करें, टारगेट 27,960 का रखें और स्टॉप लॉस 27,130 का लगाएं। और क्रूड में आज मैं बाई की स्ट्रैटेजी रिकमेंड करूंगा, 28,060 के लेवल से बाई करें, टारगेट 3040 का रखें और स्टॉप लॉस 2820 का रखें। ओके, तो सोना बेचे, कच्चा तेल खरीदे, लेवल्स जो रवि जी सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए। रवि जी आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर आज क्या है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की नजर किन शेयरों पर है, सोनम बताएंगे आपको। सोनम बताएं। आशीष, शुरुआत भारतीय एयरटेल के साथ करेंगे। CLS ने भारतीय एयरटेल पर अपने अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य को घटा दिया है। 380 से अब लक्ष्य को 365 का कर दिया है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2018-19 के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और एबिटा एस्टिमेट्स को भी घटा दिया है। उनका मानना है इंडियन आरपूज में जो गिरावट आई है वो एक बड़ा कंसर्न है और साथ ही इंटरनेशनल कारोबार को रिकास्ट करना कंपनी के लिए काफी अहम रहेगा। एक्सिस कैपिटल ने इंटरग्लोब एविएशन पे अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को भारी तौर पर बढ़ाया है। 1001 से बढ़ाकर लक्ष्य को अब 1318 का कर दिया है। उनका मानना है कंपनी ने जो अपने फ्लीट को बढ़ाने की बात की है, इस एक्सपेंशन प्लान के जरिए कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर आगे चलकर बढ़ा पाएगी। मोतीलाल ओसवाल ने इंटरग्लोब एविएशन पर अपनी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 1234 का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 8% का अपसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा है। पेट्रोनेट LNG पर कोटक सिक्योरिटीज ने अपनी खरीदारी की रेटिंग या फिर ऐड की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य को वो रिव्यू करेंगे जैसे ही 10:30 को उसका कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाता है। फिलहाल कंपनी को उनके नतीजे काफी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं।
ओके, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेज के रडार पर हैं, इन पर भी अपनी आप नजरें बना के रखें। जाते जाते आपकी स्क्रीन पर SGX निफ्टी आएगा। बुधवार की सुबह इंडिकेशंस हैं कि हल्के फ्लैटिश रुझान, अब तो 1/4% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। दो बड़े ट्रिगर्स हैं, एक तो FII की खरीदारी करने का आंकड़ा कल आया है लंबे अरसे बाद कैश मार्केट का, और दूसरा जो मॉनसून कहा जा रहा है अबव नॉर्मल हो सकता है। इससे पहले इंडिकेशन से मॉनसून कमजोर होने वाला है इस साल, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बनता है। तो अनिल सिंघवी से बात हुई, विवेक गुप्ता से बात हुई, दोनों का मानना है खरीदारी करें, और दोनों के टारगेट्स वही कंजेशन जोन के आसपास के हैं। 9350, 9375 के जोन के आसपास अपना मुनाफा वसूल लें तो खरीदारी करने के मौके होंगे भारतीय बाजारों में। लेकिन उसी नोट पर मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।